स्टार्ट कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। हेलो 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 हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो मैं भी तो आ रहा हूं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया इन मटेरियल इन द हिंदी। बच्चों, बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानियों से, बहुत कठिनाइयों के बाद नेट पर या फिर बुक्स हिंदी मीडियम की मिलती है, और इसी दिक्कत को, इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स वाला आप सभी के लिए लेकर आए एक डिफरेंट चैनल इन आर मातृभाषा हिंदी। तो बच्चे, यहां पर आपका पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका 10th बोर्ड बूस्टर के इस बैच में, जहां पर आप सभी को हिंदी मीडियम के लिए फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा विद रिकॉर्डेड लेक्चर। तो बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा सारी बातों को। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं आपने पहला लेक्चर देखा होगा और आपको पहले लेक्चर में कोई डाउट रहा नहीं होगा। भाई, इसी के साथ हम अगले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। वैसे तो आप जो मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं मुझे अच्छी तरह से जानते होंगे। मेरा नाम है आकाश। देखिए मेरी फोटो लगी, बहुत अच्छी फोटो लगी भाई। मेरा नाम है आकाश, मैं आपको पढ़ाता हूं फिजिक्स, हिंदी में जैसे कहते हैं भौतिकी। भाई, चैप्टर नंबर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, ध्यान से देख लें, अच्छे से समझ लें। चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम था अवतल एवं उत्तल लेंस, जिसके बारे में हमने पढ़ा था परावर्तन और अपवर्तन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर था, बहुत स्कोरिंग चैप्टर था बेटा। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, और हमारे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये भाई एनसीईआरटी का एक फेवरेट चैप्टर है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा। ज्यादा टाइम नहीं लेता है चैप्टर पढ़ने में, बहुत कम टाइम में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और कोर कॉन्सेप्ट पढ़ना इसके बहुत ज्यादा इजी होते हैं। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। तो भाई देखो भाई, इसको तो मैं बता चुका हूं, ये व्यक्ति मैं हूं। अब भाई सबसे पहले आज हम पढ़ने के वाले हैं बेटा, आज हम सबसे पहले पढ़ने के वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव नेत्र, हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र, इंसान का जो नेत्र है ना, उसकी संरचना। अब आप सोचिए होगे कि भाई बायोलॉजी वाला सर पढ़ाएगा, ये तो बायोलॉजी नहीं भाई, फिजिक्स में भी है, क्योंकि मानव नेत्र एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना पाते हैं। ह्यूमन आई एक यंत्र है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना पाते हैं। और लास्ट क्लास में हमने वस्तु बिंब और प्रतिबिंब के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, बिंब और प्रतिबिंब के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है। तो क्यों ना आज मानव नेत्र के बारे में भी अच्छे से बात कर लें। उसके बाद भाई आंखों की खराबी, आंखों में दिक्कत होती है ना, कभी कभी हमें अच्छा नहीं दिखाई देता, कभी कभी हमें धुंधला दिखाई देता है, उन सारी दिक्कतों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रिज्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिज्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में। देन हम पढ़ेंगे कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अभी आराम से समझ से चले, सब कुछ बताया जाएगा, विक्षेपण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, सारी बातें बताई जाएंगी। उसके बाद भाई वायुमंडलीय अपवर्तन, उसके बाद हम करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके बेसिस पर कई क्वेश्चन आते हैं भाई, तो मैं ऐसे इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूं, इसके बेसिस पर कई रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इनके बेसिस पर कई रीजनिंग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है मानव नेत्र। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, ध्यान से समझना सुनना। प्योर थ्योरी है भाई, प्योर थ्योरी है। थ्योरी समझना बहुत मुश्किल होता है, थ्योरी पढ़ना बहुत आसान है, समझना बहुत मुश्किल होता है। तो समझेंगे। सबसे पहले हम मानव नेत्र की समझना। हाँ, जितनी बायोलॉजी आती है ना मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जितनी बायोलॉजी मुझे आती है ना, हाँ सब कुछ आपको बताने वाला हूं इस टॉपिक में। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ह्यूमन आई। ये आप मेरी आंख देख रहे हो ना, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम आंख के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं सर, ये तो फिजिक्स है, इसमें बायोलॉजी कहां गई भाई। आंख में ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, आंख में ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, इसी वजह से हम आंख के बारे में बन रहा है। आंख भी तो चीजों को देखने के काम आता है। आंख याद करो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप किसी चीज को देख क्यों पाते हो, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। भाई किसी ऑब्जेक्ट से, किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों पे पहुंचता है, और आंखों में पहुंचने के बाद आंख की क्या प्रक्रिया होती है, आंख की क्या क्रिया होती है, उसके बारे में समझेंगे हम मानव नेत्र के बारे में। बच्चों, मानव नेत्र, ह्यूमन आई, ईश्वर की बनाई हुई सबसे ब्यूटीफुल, सबसे प्यारी चीज है, जिसकी वजह से हम इस वातावरण को, इस वातावरण में उपस्थित अनेक वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ईश्वर की बनाई हुई, गॉड की बनाई बहुत प्यारी ब्यूटीफुल सी चीज है ह्यूमन आई, जिसे कहा जाता है मानव नेत्र। बच्चे थोड़ी बहुत थ्योरी है, ध्यान से सुनेंगे। अब देखें, कहते हैं कहानी शुरू होती है यहां से कि मानव नेत्र एक बहुत मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य नहीं भाई, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना ह्यूमन लाइफ को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है भाई। इसके बाद सुग्राही ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय मतलब जो हमें सेंस देती है, हमें चीजों को पहचानने की परख देती है, हमें चीजों को देखने की एबिलिटी देती है बच्चे। इसके बाद हम जितने भी इस प्यारे से खूबसूरत से संसार में जो सारी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी चीजों को हम किससे देख पाते हैं बच्चे, मानव नेत्र से। हम किससे देख पाते हैं बच्चे, मानव नेत्र से। मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ बेटा, डायग्राम को ध्यान से समझना, क्योंकि डायग्राम से ही पूरी बातें समझ आती हैं। अगर आप इस डायग्राम को समझ लोगे ना, तो यकीन मानिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। बस डायग्राम पर ध्यान देना, बस डायग्राम पर ध्यान से समझना।
डायग्राम आपको पूरी बात है। अब हम जो आंख देख रहे हैं ना बच्चे, साइड व्यू से देख रहे हैं। लाइक मेरी आंख सामने है तो आप इसे साइड व्यू से देख रहे हो, तो साइड व्यू से आप देखते हो ना बच्चे, इस तरह से साइड व्यू से आप देखते हो तो आंख आपको गोल स्फीयर, एक गोली आकार में दिखाई देती है, एक गोली आकार में दिखाई देती है, जिसका अगला हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ देता है। दिख रहा है आपको? तो मैंने डायग्राम बनाया हुआ बच्चे, एक गोली आकार की आंख है जो कि खोखली होती है, जो कि हॉलो होती है, और इसका फ्रंट एरिया थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा कॉन्केव शेप में होता है, सॉरी कॉन्वेक्स शेप में होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब एक एक पार्ट के बारे में ह्यूमन आई के समझते हैं। समझे? सबसे पहला पार्ट यहां से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड से बच्चे। सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला पार्ट होता है बच्चे यहां पर परितारिका। क्या होता है बच्चे? परितारिका। बेसिकली परितारिका ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? परितारिका। उसके बाद परितारिका को आइरिस कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चे? आइरिस। आपकी आंखों का जो कलर है ना, जैसे मेरे बाबू की आंखों का कलर नीला है, किसी और की आंखों का कलर हरा है, किसी और की आंखों का कलर पीला है। पीला तो होता नहीं है भाई। तो भाई वो कलर किसकी वजह से आपको दिखाई देता है? परितारिका की वजह से, जिसे कहा जाता है आइरिस। क्या कहा जाता है बच्चे? आइरिस। उसके बाद देखे बच्चे, ये वाला हिस्सा परितारिका, ये वाला हिस्सा परितारिका, ये बीच में आंख की पुतली, आंख की पुतली। अब ये पुतली का काम क्या है? पुतली है एक खिड़की, पुतली है एक दरवाजा। आप कभी आपकी आंखों के मूवमेंट को देखना, आंख की जो बीच में होल होता है ना, उस होल को कहा गया पुतली। आंख के बीच में एक छिद्र होता है, बिल्कुल फ्रंट में आपका गोल घेरा बना होगा किसी रंग का, उसके बीच में एक छिद्र होता है, इस छिद्र को ही कहा जाता है पुतली। अब पुतली को अंग्रेजी में कहते हैं पीपल, पुतली को अंग्रेजी में कहते हैं पीपल। ये भाई इसे साधारण शब्दों में मैं तो कहता हूं इसे आंख की खिड़की। क्या कहता हूं इसे? आंख की खिड़की। अब खिड़की क्या करती है? लाइट को आने देती है, लाइट को जाने देती है। उसी तरह से ये पीपल, ये पुतली अपने आकार को बदलकर, अपने आकार को कभी बड़ा कर लेती है, कभी छोटा कर लेती है। आंख के पुतली के हिस्से के आकार को बदलकर वो कभी ज्यादा प्रकाश को जाने देती है और कभी कम प्रकाश को जाने देती है। तो भाई आंख के अंदर कितना प्रकाश जाएगा, इस चीज का निर्धारण कौन करेगा? हमारी पुतली। कौन करेगा भाई? पुतली। उसके बाद बच्चे देखें यहां पर ये एरिया, ये डायग्राम में साफ कर दूंगा भाई। ये एरिया कहलाता है क्रिस्टलीय लेंस। आंख के अंदर भी एक लेंस होता है, कांच का नहीं होता। आप मत सोचना कि भाई कोई कांच का लेंस लगा, नहीं, एक जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, एक जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से हम इमेज फॉर्म कर पाते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बना पाते हैं। अब बच्चे देखें, ये सब रफ कर देता हूं भाई। अब देखिए बच्चे, इस लेंस के आकार को डिसाइड करने के लिए एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ पक्षामी पेशियां होती हैं, सिलेरी मसल कहा जाता है इसे। पक्षामी पेशियां होती है, ये क्या करती है? इनका काम क्या है? इनका काम क्या है भाई? ये जो मसल्स होते हैं ना, हम किसी चीज को देखना चाहते हैं, तो ये मसल कभी फैल जाते हैं, पेशियां कभी फैल जाती हैं, कभी सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लेंस है ना, ये लेंस अपने आंखों के आकार को, हमारे लेंस के आकार को बढ़ाकर या छोटा कर प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करता है। अरे यार सर, आपने सारी बात तो बता दी। अब ये प्रतिबिंब कहां बनता है? अरे ये प्रतिबिंब कहां बनता है? आंख के पीछे वाला ये हिस्सा देख रहे हो ना आप, आंख के पीछे वाला ये हिस्सा देख रहे हो ना, इसे कहा जाता है दृष्टिपटल। क्या कहते हैं बच्चे इसे? दृष्टिपटल। इसे कहा जाता है रेटिना। इसे क्या कहा जाता है बच्चे? रेटिना कहा जाता है। अब किसी भी वस्तु का, मान लो यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चे? रेटिना पर। कहां पर बनेगा बच्चे? रेटिना पर। बच्चे वस्तु अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनाएगी तो हमें नहीं दिखेगी। किसी व्यक्ति को किसी तरह का आंख में दोष है, उसे दूर का दिखाई नहीं देता, उसे पास का दिखाई नहीं देता, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा। रेटिना मतलब दृष्टिपटल पर नहीं बन रहा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आंख की इमेज को रेटिना, वस्तु की इमेज को रेटिना पर बनाने के लिए, क्या बोला मैंने? वस्तु की इमेज को, वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए ये मसल अपने आप को एडजस्ट करता है, जिससे लेंस की मोटाई बढ़ जाती है और लेंस की मोटाई क्या हो जाती है? कम, ताकि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन जाए भैया? रेटिना पर। अब ये आंख ने काम कर दिया। आंख ने क्या कर दिया भाई? वस्तु का प्रतिबिंब बना दिया। कहां बना दिया? दृष्टिपटल पर। अब ये सूचना दिमाग तक पहुंचाने के लिए यहां पर कुछ तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, जिसे दृक् तंत्रिकाएं कहा जाता है। भाई प्रतिबिंब बन गया। एक भाई मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, हेलो कर रहा है मुझे, मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ है, हेलो कर रहा है, हाय सर, है ना? वो हाय सर कहती हुई इमेज मेरी आंखों तक कौन पहुंचाएगी? नर्व। आंखों तक कौन पहुंचाएगी बच्चे? तंत्रिका। ये कौन पहुंचाएगी आंखों तक? तंत्रिका। ये तंत्रिका कहां जाती है भाई? यहां से इकट्ठी होती हुई कहां जाती है? आपके दिमाग तक। और दिमाग तक ये सूचना पहुंचाती है। ये सूचना पहुंचाती है कि भाई इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया दृष्टिपटल पर और अब हमें दिखाई देने लगा। तो आंख की वर्किंग ये है। एक बार फिर से हम पूरी बातें रिपीट करेंगे बच्चे। भाई आंख की स्ट्रक्चर, आंख का जो शेप होता है गोल होता है, इसका फ्रंट का एरिया थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। फ्रंट में सबसे पहले पुतली होती है। पुतली है क्या? आंख की खिड़की।
उसके बाद परितारिका, उसके बाद क्रस्टली लेंस, लेंस वैसा नहीं होता कांच वाला, जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आ जाओ भाई, ये सिलेरी मसल जुड़े होते हैं जिसे पक्षामी पेशियां बोलते हैं आंख से, ठीक। आंख के इस पूरे स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, धूल से, धूप से, हवा से, पॉल्यूशन से, प्रदूषण से बचाने के लिए इसके चारों ओर एक लेयर जमी होती है जिसे कहा जाता है स्वच्छ मंडल। क्या कहा जाता है बच्चे? जिसे स्वच्छ मंडल, ठीक है। अब बच्चे दृष्टिपटल, रेटिना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चे? दृष्टिपटल पर। और इस दृष्टिपटल पर अगर प्रतिबिंब बन गया तो इसकी सूचना, इसकी खबर, इसकी जानकारी लेकर कौन जाएगा? इसकी जानकारी लेकर जाएगा दृक् तंत्रिका। तो भाई ये थी आंख। आप मुझे देख पा रहे हो ना, आप मुझे अभी लाइव देख पा रहे हो ना। इसका कारण यही है कि मेरी जो वस्तु है, मैं अपने आप को वस्तु मानूं तो मेरा प्रतिबिंब कहां बन रहा है? मेरा प्रतिबिंब कहां बन रहा है? आपकी आंख के दृष्टिपटल पर, ठीक है। और दृष्टिपटल से सूचना कहां जा रही है? आपके दिमाग पर, और दिमाग को तब चीजों को देखने का आभास हो रहा है। बोलो भाई चमका, बोलो भाई क्लियर। ये थी आंख के बारे में सारी डिटेल। अब भाई आगे देखते हैं। अब मानव नेत्र में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है? बच्चे देखे ध्यान से, किसी भी वस्तु से, मान लो यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु से प्रकाश किरण आती है, ये भाई प्रकाश किरण आई। अब यहां पर जो लेंस है, आपने देखा था भाई, यहां पर जो लेंस लगा हुआ है क्रिस्टली लेंस है, इसके अलावा इसे बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस क्या होता है? सारी किरणों को क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। तो ये सारी किरणों को इकट्ठा कर कहां पहुंचाता है? दृष्टिपटल पर। कहां पर पहुंचाता है बच्चे? दृष्टिपटल पर। कहां पर पहुंचाता है? रेटिना पर। तो भाई बेसिकली इस लेंस की वजह से, आधारभूत तरीके से अगर हम देखें तो इस लेंस की वजह से वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कहां पर इकट्ठी होती हैं भाई? दृष्टिपटल पर। और इस दृष्टिपटल पर इकट्ठा होने की वजह से हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां मिलता है? दृष्टिपटल पर। और ये यहां से सूचना, ये जो सूचना पहुंचाने वाली इंद्रियां होंगी ना, ये इंद्रियां दिमाग तक सूचना पहुंचाएंगी कि भाई हमें चीज दिख गई, हमें वस्तु दिख गई, हमें वस्तु दिख गई। दिमाग ने देख लिया, आंख ने बता दिया कि हमें दिख गई। कौन कहां से खबर जा रही है? यहां से खबर जा रही है। बोलो भाई किसी वस्तु का प्रतिबिंब वैसे बनता है। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ भाई, ये आंख का क्रॉस सेक्शन है, आंख का अनुप्रस्थ काट है जिसे हम साइड से देख रहे हैं। आगे देखते हैं भाई। अब बच्चे देखो आंख का फ्रंट व्यू, आंख का फ्रंट व्यू। अब देखे भाई, ये होता है कार्निया, ये होता है कार्निया। आप अपनी आंख को भी मिरर में देख सकते हो, ये होता है कार्निया। देख रहा है ये कार्निया, कार्निया को हम पतली झिल्ली भी बोलते हैं भाई। ये पुतली, बीच का जो हिस्सा है ना, ये बीच का जो हिस्सा है ना, ये खिड़की है, आंख की खिड़की है। जब हम रोशनी में होता है, सुना मेरे शब्दों को ध्यान से, ऑब्जेक्टिव बनता है इससे। जब हम रोशनी में होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट हमारी आंखों में जा रही होती है, तो बहुत ज्यादा लाइट हमारी आंख को डैमेज कर सकती है। तो ये खिड़की कैसी हो जाती है? बंद। ये खिड़की कैसी हो जाती है? बंद। बंद मतलब अपने आकार को कम कर लेती है और सिर्फ उतनी लाइट को आंखों में पहुंचाती है जितने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। उसके अलावा जब हम कम रोशनी में होते हैं, उसके अलावा जब हम कम रोशनी में होते हैं तो हमें ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में एंटर हो, तो ये खिड़की क्या हो जाती है? खुल जाती है। ये खिड़की क्या हो जाती है? खुल जाती है। जिसकी वजह से हमें वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां मिलता है? रेटिना पर। हमें वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनकर मिलता है भैया? रेटिना पर। कौन एडजस्ट करता है? आंख एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है बच्चों, ईश्वर की बनाई हुई सबसे बेस्ट चीजों में से एक है ह्यूमन आई। इसकी वर्किंग अपने आप में एक अजूबा है, इसकी वर्किंग अपने आप में एक यूनिक थिंग है। इसके जैसा कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता भाई। इतनी खतरनाक इंजीनियरिंग लगाई होगी भगवान ने बनाते हुए, इतनी खतरनाक कॉन्सेप्ट लगाए होंगे भगवान जब इस आंख के बारे में बना रहा हो। इतने बारीक माइनर से होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन आई में दो सेल्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं जिन्हें कोन सेल और रॉड सेल कहा जाता है। कौन सेल जो होती है कलर को पहचानती है, और रॉड सेल जो होती है वो क्या कहते हैं? प्रकाश के बारे में बताती हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब अच्छा ये था ह्यूमन आई के बारे में। अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ओपी कॉन्सेप्ट है भाई, समंजसता। ओपी कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ओपी कॉन्सेप्ट है, जिससे कहा जाता है अंग्रेजी में अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस, अकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। अब अच्छे अकोमोडेशन पावर, समंजन क्षमता होता क्या है? अब सुनना ध्यान से। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी वस्तु आपको तभी दिखाई देगी जब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? दृष्टिपटल पर। जब उसका प्रतिबिंब कहां बनाई देगा बता? दृष्टिपटल पर। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर नहीं बनाना तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला बच्चे? अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर नहीं बनाना तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। अब देखें ध्यान से भाई, देखें, मान लो एक प्रकाश किरण आती है, मान लो एक प्रकाश किरण आती है और टकराकर यहां पर मिल जाती है। अब हमें ये वस्तु दिखाई नहीं देगी, हमें ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि रेटिना पर, दृष्टिपटल पर ये किरणें नहीं मिल रही हैं। अब इन किरणों को कहां पर? दृष्टिपटल पे मिलाने के लिए ये लेंस से जुड़ी हुई जो पेशियां है ना, ये जो लेंस से जुड़ी हुई पेशियां है ना, ये पेशियां अपने आप को खींचेंगी।
तो जिससे लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। या फिर ये पेशियां अपने आप को क्या करेंगी, जो पेशियां है ना अपने आप को क्या करेंगी, मिलाएंगी। ये जो मसल्स होंगे अपने आप को पास लाएंगी या दूर लाएंगी, जिससे जो लेंस के आकार में कभी मोटाई बढ़ेगी, कभी उसकी मोटाई कम होगी। क्यों होगी? ताकि भाई इसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना, उस वस्तु का जो फोकल बिंदु है ना, वो फोकल बिंदु क्या होता जाए, प्रतिबिंब के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता जाए, अपने आप को सेट करता जाए, ताकि फाइनली हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, हाँ सही पकड़े, दृष्टि पटल पर बनेगा भाई। क्लियर? चलो भाई, तो ये समझने क्षमता याद रखना कि भाई ये अभिनेत्र लेंस की एक ऐसी क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करता है, फोकस दूरी को सेट करता है, फोकस दूरी को समायोजित करता है। समायोजित करने के बाद इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन जाए, ताकि फाइनली इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन जाए बच्चे, कहां पर दृष्टि पटल पर। तभी तो आप देखोगे भाई, अगर रेटिना पर, अगर दृष्टि पटल पर इमेज नहीं बनी है ना, तो आप चीजों को नहीं देख पाओगे। तो दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी, इस आंख ने इतनी मेहनत इसलिए करी ताकि दृष्टि पटल पर क्या बन जाए बच्चे, प्रतिबिंब। ठीक है, और इस सूचना को लेकर कौन जाएगा, कमेंट में आंसर डालना कि भाई प्रतिबिंब बन गया, सूचना लेकर कौन जाएगा, कमेंट में आंसर डालना। चलो भाई, अब क्या होता है, अब क्या होता है भाई, किसी किसी व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं देता, किसी किसी व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं देता, किसी किसी व्यक्ति को ना दूर का दिखाई देता ना पास का दिखाई देता। तो उसके लिए क्या करें? तो हम आज वही चीजें सीखने वाले हैं कि किसी किसी व्यक्ति को जब दूर का दिखाई नहीं देता तो क्या होता है, किसी व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं देता तो क्या होता है, किसी व्यक्ति को दोनों दिखाई नहीं देता तो क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं आराम से। तो भाई सुने, सबसे पहले पहली बात कि भाई इन किसी जो सामान्य आंख होती है ना, सामान्य आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। लेकिन अगर किसी आंख में किसी तरह की कोई परेशानी है तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। क्या बोला? तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। वो मांसपेशियां अपने आप को कितनी भी सामंजस्यता के अनुसार एडजस्ट कर लें, अकोमोडेशन पावर के हिसाब से जितनी भी एडजस्ट कर लें, पर फिर भी प्रतिबिंब वहां पर नहीं बनाई दे रहा। अब भाई इसी से मेरे को एक बात याद आई। मैंने मेरे एक दोस्त था, मैंने पूछा भाई वो दीवार पर क्या लिखा है? बोला भाई मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। फिर मुझे बोला वो दूर का दिखाई नहीं देता। मैंने कहा तेरे को चांद तारे दिख रहा है? कहला हाँ दिख रहा है। मैंने कहा और कितना दूर का देखेगा भाई, और कितना दूर का देखेगा? इट वाज अ जोक बेटा, सिर्फ एक जोक था। तो भाई बातें शुरू होती हैं आंखों में होने वाली परेशानियों के बारे में कि कब हमें दूर का दिखाई नहीं देता, कब हमें पास का दिखाई नहीं देता, और हम इस दिक्कत को खत्म कैसे कर सकते हैं, हम इस दिक्कत को सुधार कैसे सकते हैं। तो भाई शुरू करते हैं भाई दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। दृष्टि दोष मतलब आंखों में होने वाली दिक्कत, आंखों में होने वाली दिक्कत, और उस दिक्कत को आप कम कैसे करोगे। आंखों में अगर कोई दिक्कत हो रही है, आंखों में आपको पास का दिखाई नहीं दे रहा, दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तो आप उस दिक्कत को दूर कैसे करोगे, समझे। अब सबसे पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। सुना ध्यान से, उल्टा चलता है भाई, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं अंग्रेजी में से, है ना। निकट दृष्टि दोष, सुनना ध्यान से। अब निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होगा ना, उस व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देंगी, निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। उल्टा चलती है कहानी। कहानी कैसी चलती है बच्चे? उल्टी। उस व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। देखिए, अब पहले तो मैं डायग्राम बनाकर सारे लेकर आया हूं, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अब देखिए भाई ध्यान से, अब ये सामान्य आई, किसी भी नॉर्मल आई किसी सामान्य आई के लिए है। ये भाई किसी भी सामान्य आई का विजन है कि किसी भी व्यक्ति को किस तरह से पास की रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल मतलब रेटिना पर बनकर दिखता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, अगर उस व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब कहां बन जाता है? दृष्टि पटल से थोड़ा सा पहले, रेटिना से थोड़ा सा पहले। अब क्या करें भाई, फिर से देखना बेटा, इस स्थिति में उस व्यक्ति को जो प्रतिबिंब है ना कहां दिखाई देता है? दृष्टि पटल के थोड़ा सा पहले। तो भाई दृष्टि पटल मतलब रेटिना पर इमेज तो बनी नहीं, अब हमें दिखाई कैसे देगा, दिमाग तक सूचनाएं कैसे पहुंचेंगी, क्योंकि प्रतिबिंब ही नहीं बन रहा। आंख तो कहेगी भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अब उसे वो वस्तु धुंधली दिखाई देगी। अब उसे वो वस्तु धुंधली क्यों धुंधली दिखाई देगी? क्योंकि प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? रेटिना पर, दृष्टि पटल पर, लेकिन नहीं बन रहा। कहां बन जा रहा है? उसके आगे। अब हम इसको दिक्कत को दूर कैसे करें, इस दिक्कत को दूर कैसे करें? तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम आंख को बनाएंगे पागल। हम इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या करेंगे बच्चे? आंख को बनाएंगे पागल। तो देखें ध्यान से, मान लो किसी वस्तु से इस तरह की किरणें आती हैं और आकर मिल जाती हैं, यहां पर आकर मिल जाती हैं भाई यहां पर, तो वस्तु तो दिखाई नहीं देगी, वस्तु तो हमें दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह के दोष को दूर करने के लिए, इस तरह के दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? हम यहां पर एक लेंस लगा देते हैं। और आप इस चित्र को देखकर बताओ मैंने कौन सा लेंस लगाया है?
हम एक तरह का क्या लगा देते हैं बच्चे, लेंस। और इस चित्र को देखकर बताओ मैंने कौन सा लेंस लगाया है। बिल्कुल सही पहचान पा रहे हो आप, मैंने यहां पर लगाया हुआ है अवतल लेंस। मैंने यहां पर कौन सा लेंस लगाया हुआ, अवतल लेंस, जिसका एक हिस्सा क्या होता है, दबा हुआ। तो भाई ये जो लेंस होता है ना, ये किरणों को दूर की तरफ ले जाता है। तो ये जो प्रकाश से आने वाली किरणें हैं ना, ये लेंस उन किरणों को थोड़ा सा कहां ले जाएगा बच्चे, दूर की तरफ। कहां ले जाएगा बच्चे, दूर की तरफ। इस स्थिति में जो हमारी किरणें होंगी ना, अब दूर की तरफ चली जाएंगी। तो ये लो भाई, फाइनली वो रेटिना पर आकर मिल जाएंगी और यहां पर क्या बन जाएगी, हमारी इमेज। फाइनली वो रेटिना पर आकर मिल जाएंगी, दृष्टि पटल पर आ जाएंगी और वहां पर हम बन जाएगी हमारी इमेज। तो इस दोष को दूर करने के लिए बच्चे हम क्या करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चे, अवतल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं बच्चे, अवतल लेंस का। मैं मानता हूं आपको आ गया होगा ये सारी चीजें, आ गई होगी। अब भाई आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष। अब आप शब्द से पहचान गए होगे, उल्टी चलती है बातें। यहां पर बातें कैसी चलती हैं, उल्टी। दूरदृष्टि दोष, तो इस व्यक्ति को दूर की चीजें तो दिखाई देंगी लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी। क्या बोला, इसको दूर की चीजें, बहुत दूर की चीजें दिखाई देंगी लेकिन पास की चीजें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि यहां पर चीजें कैसी चलती हैं, उल्टी चलती हैं भाई। निकट दृष्टि दोष था, जब निकट दृष्टि दोष था ना, तो इसमें बंदे को क्या हो रहा था, पास की वस्तुएं दिखाई दे रही थी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही। लेकिन दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या होता, उल्टा चलता है। यहां पर दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो भाई सबसे पहले तो सामान्य आई, ये सामान्य आई, नॉर्मल आई के लिए है, ये नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए सारी वस्तुएं। लेकिन अगर बंदे को पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी तो क्या होगा, इस स्थिति में ये रखिए पास की कोई वस्तु, इस स्थिति में इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के कहां बन रहा है, दृष्टि पटल के कहां बन रहा है बच्चे, पीछे। ये तो भाई ये वाला जो लेंस है ना, लाइट, ये जो हमारा लेंस है, ये प्रकाश किरणों को उतना मोड़ नहीं पा रहा। इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसकी फोकस दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई है। और इस स्थिति में फोकस दूरी क्या हो गई थी बच्चे, कम हो गई थी। तो हमें फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए लेंस का कॉम्बिनेशन जोड़ना पड़ता है। तो बच्चे इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम एक उपयोग करेंगे उत्तल लेंस। कौन से लेंस का उपयोग करेंगे बच्चे, उत्तल लेंस। ये लेंस क्या करेगा, ये जो वस्तु है ना, इससे आने वाली किरणों को और ज्यादा अब इकट्ठा कर देगा, और ज्यादा क्या कर देगा, मोड़ देगा, जिसकी वजह से हमारा आंख का जो लेंस है ना, दूसरे नंबर का जो लेंस है, उसकी फोकल लेंथ, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। भाई ये किरणें ज्यादा ही मुड़ रही हैं, ये किरणें, माफ कीजिएगा, ये किरणें कम मुड़ रही हैं, तो इन किरणों को और ज्यादा मोड़ के मुझे देना है। तो और ज्यादा मोड़कर मुझे देना है, तो आगे कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा बच्चे मुझे, एक उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को पहले ही मोड़ देगा, जिसकी वजह से हमारे आंख के लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम हो जाएगी तो हमारा प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, दृष्टि पटल पर, रेटिना पर। बच्चे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो भाई इसको दूर करने के लिए आप लेंस का, दोनों प्रकार के दोष को दूर करने के लिए आप किसका उपयोग करते हो बेटा, लेंस का। इस स्थिति में आप कौन सा लेंस यूज करोगे, इस स्थिति में आप यूज करोगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस ये बच्चे, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और इस स्थिति में कौन सा यूज करोगे बच्चे, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस यूज करोगे बच्चे, उत्तल लेंस। क्योंकि बच्चे लेंस ही लेंस की कमी को दूर कर सकता है, लेंस ही लेंस की कमी को दूर कर सकता है, लेंस ही लेंस से होने वाली प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। आगे समझते बच्चे। अब यहां से बच्चे एक बात और आप सीख लें। मान लो मुझे किसी वस्तु को नॉर्मली आंखों से बहुत अच्छा देखना, यह हम बात कर रहे हैं किसी सामान्य आई की, किसी भी सामान्य आई की। मैं इस वस्तु को कहां रखूं कि मुझे इस वस्तु का सबसे अच्छा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो इस वस्तु को लगभग मैं अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखूंगा। मैं बात कर रहा हूं सामान्य आंख की, किसी नॉर्मल आई की, तो इस वस्तु को लगभग कितनी दूरी पर रखूंगा बच्चे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखूंगा। जब किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं ना, तो हमारे जो समंजन क्षमता होती है वो सबसे सामान्य होती है। हमारे जो सिलेरी मसल होते हैं, हमारी जो पेशियां होती हैं, उनको सबसे कम काम करना पड़ता है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अच्छा रेटिना पर बनता है। तो अगर पूछा जाए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो हमारा मान होगा 25 सेंटीमीटर। कि 25 सेंटीमीटर आप जब किसी वस्तु को रखते हो ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से हमारी आंखों को दिखाई देता है। बोलो क्लियर, सारी चीजें क्लियर भाई। आगे अब देखें, जरा दूरदर्शिता, जरा महकता है वो वाला नहीं, जरा दूरदर्शिता। इसका मतलब कि भाई आपकी उम्र हो गई है, किसी घर में अगर कोई सीनियर बंदा हो ना,
अगर किसी घर में कोई सीनियर बंदा हो ना, तो वो पास की चीज को बहुत पास रख के देखता है या और बहुत दूर भी रख के देखता है। क्यों? क्योंकि जब क्या होता है, हमारी आंख, हमारी एज बढ़ जाती है, तो हमारी एज बढ़ने की वजह से जो पेशियां थी ना, जो हमारे मसल्स को, जो हमारे लेंस को पकड़ी हुई थी, वो पेशियां थी ना, उनकी सामंजस्य क्षमता कम हो जाती है, उनकी अकोमोडेशन पावर क्या हो जाती है, कम जाती है। अब वो ना ज्यादा फैल सकते, लेंस को ना ज्यादा पतला कर सकते, ना वो लेंस को ज्यादा मोटा कर सकते। तो अब क्या करें? इस स्थिति में उस व्यक्ति को निकट बिंदु दूर हट जाता है, मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, तो वो देखो बच्चे, आप देखना घर में कोई सीनियर हो तो चीजों को ऐसे दूर रख के पढ़ते हैं, चीजों को ऐसे दूर रख के पढ़ते हैं क्या, या फिर कभी कभी पास रख के भी पढ़ते हैं। तो इस स्थिति को, इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें चश्मा ही लगाना पड़ता है। आपने एक मूवी देखी होगी, हेरा फेरी, हेरा फेरी मूवी देखी होगी ना, उसमें बाबू राव का चश्मा होगा, उसमें बाबू राव का चश्मा कुछ ऐसा था, बाबू राव का चश्मा भाई कुछ ऐसा था, इसके पास यहां पर एक अलग लेंस था और यहां पर एक अलग लेंस था, ऐसा चश्मा था बाबूराव का। ठीक है, आपको याद होगा। तो भाई जब भी इस तरह का दोष होता है ना, तो इस स्थिति को दूर करने के लिए हम चश्मे लगाते हैं। इस स्थिति को दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? चश्मे। हम क्या लगाते हैं? चश्मे। वो वाले धूप वाले चश्मे नहीं भाई, ग्लास, इसमें लेंस का उपयोग होता है अवतल उत्तल, इनका संयोजन भी उपयोग होता है, कभी कभी बायफोकल लेंस का भी उपयोग होता है, द्विफोकल लेंस बोला जाता है जिन्हें, इनका भी उपयोग किया जाता है। बच्चे ये उम्र के साथ होने वाली दिक्कत है, उम्र के साथ होती दिक्कत। आगे आजकल बहुत सामान्य सी बीमारी लोगों की आजकल, ये भाई ये मोतियाबिंद जो है ना, कैटरेक्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में, कैटरेक्ट, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जो बड़े होने पर ही हो। ये आजकल बच्चे, मेरे पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, उसको हुई भाई, 7-8 साल का बच्चा होगा, उसको कैटरेक्ट हुआ था। अब ये मोतियाबिंद होता क्या है? मोतियाबिंद बेसिकली होता क्या है? अब हमारी आंख का जो लेंस होता है ना, हमारी जो आंख का लेंस होता है ना, डायग्राम नंबर 1 में मैंने आपको दिखाया था, देखो डायग्राम नंबर 1 में मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो लेंस होता है ना, ये जो लेंस होता है ना, ये लेंस घिरा होता है किससे? पेशियों से। ये इनको मसल पकड़े हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रोटीन की एक परत चढ़ जाती है इस लेंस के ऊपर। क्या होता है? प्रोटीन की एक परत चढ़ जाती है लेंस के ऊपर, जिसकी वजह से ये वस्तुओं को स्पष्ट तौर पर नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता भाई? यहां पर आगे प्रोटीन जम गया, यहां पर आगे क्या हो गया? प्रोटीन। हो सकता है बहुत सारा प्रोटीन जमा हो सकता है थोड़ा सा प्रोटीन जमा हो। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होता है भाई? इस स्थिति में क्या होता है बच्चे? इस स्थिति में जो दिक्कत होती है ना, उसे कहा जाता है मोतियाबिंद। उसे क्या कहा जाता है बच्चे? मोतियाबिंद। तो देखो बच्चे, मोतियाबिंद वह समस्या है जिसमें धीरे धीरे आंखों की रोशनी में धुंधलापन आने लगता है, जिससे कि दिखाई देना कम हो जाता है। मोतियाबिंद की बीमारी जन्मजात भी हो सकती है भाई, जेनेटिक भी हो सकती है, हो सकता है ये जेनेटिक भी हो। अधिकांश मोतियाबिंद तब विकसित होता है जब उम्र बढ़ने लगती है। सामान्यतः सबसे नॉर्मल मोतियाबिंद जो होता है सीनियर लोगों को ही होता है, जो हमारे घर के बड़े, ईश्वर ना करे किसी को हो, लेकिन बड़े लोगों को ही होता है, क्योंकि आंख की पावर तभी कम होती है, आंख की क्षमता तभी कम होती है। उस स्थिति में भाई आंख के लेंस को बनाने वाले ऊतक में परिवर्तन, ऊतक मतलब प्रोटीन की एक लेयर जम जाती है और उस लेंस में प्रोटीन और फाइबर टूटने लगते हैं, जिससे दृष्टि धुंधली हो जाती है। अब भाई ये बीमारी तो है, बीमारी का इलाज कैसे करोगे? इसका एक ही इलाज है, सर्जरी। इसका एक ही इलाज है, सर्जरी। सर्जरी दो टाइप की होती है, एक तो लेजर सर्जरी होती है या फिर एक सर्जिकल तरीके से होती है। लेजर सर्जरी में लेजर किरणों से प्रोटीन की किरण को निकालकर बाहर निकाल दिया जाता है, और जो दूसरा तरीका होता है सर्जिकल वे में थोड़ा सा यहां से कट लगाकर आंख के लेंस को साफ करके वापस लगाया जाता है। बहुत ईश्वर ना करे कभी इसी को भाई, ईश्वर सबको बहुत खुशियां दे, बहुत आबाद रखे, बहुत खुश रखे भाई। तो ये थी आंख के बारे में भाई। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं आंख के बारे में आपको सारी बातें समझ आई होंगी। एक बार इस लेक्चर को डबल से रिपीट करके देखना, एक बार इस लेक्चर को डबल से रिपीट करके देखना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं हम इस लेक्चर को बनाने के लिए भाई, घंटों की मेहनत लगती है सारी चीजें बनाने के लिए। उसके बाद घंटों यहाँ पर आपके सामने परफॉर्म करना पड़ता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग, उसके बाद एडिटिंग, बहुत लंबी प्रोसेस है आप तक ये सिंपल सा 1 घंटे का लेक्चर पहुंचाने के लिए। तो उस लेक्चर को बढ़िया तरीके से पढ़ें, बढ़िया तरीके से समझें भाई, बढ़िया तरीके से रिजल्ट दें तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि यहां काम चलता है, नाम नहीं। ठीक है, तो नाम तो है भाई, अब काम चलता है और हमारा काम क्या है? आपका रिजल्ट बनाना, आपका रिजल्ट बनाना, आपके अच्छे परसेंटेज बढ़ाना। और ये भाई आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, आपके लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा सबसे ज्यादा परेशान रहता है, कहता है सर मटेरियल नहीं है, सर कहाँ नेट पर भी नहीं मिलता, सर बुक्स भी नहीं मिलती। लेकिन हम इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए स्पेशल हिंदी मीडियम का बैच लेकर आए हैं। बोलो चमका, बोलो क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई, अब यहां पर मानव वाक्य के बारे में कहानियां खत्म होती हैं। अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रिज्म। जिस टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? अंग्रेजी में भी लिख दूं, बहुत देर से अंग्रेजी नहीं बोली। जिस टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? प्रिज्म। अब जिंदगी में आपने कभी ना कभी प्रिज्म तो देखा ही होगा, जिंदगी में आपने कभी ना कभी प्रिज्म तो देखा ही होगा। तो पहले प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम होता है मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो कि सामान्यतः फ्रंट व्यू से हमें ऐसा दिखाई देता है। सामान्यतः हम फ्रंट व्यू से देखते हैं ना तो हमें ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब आप उसको उठा के देखते हो ना, उसके स्ट्रक्चर को समझते हो, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। उसका स्ट्रक्चर
ठीक है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है भाई। अब ध्यान से देखें, प्रिज्म को जैसा दिखाई देता है, इस प्रिज्म के सरफेस देखें भाई, एक पृष्ठ दूसरा पृष्ठ, तो इस प्रिज्म के पास, हम जिस प्रिज्म की बात कर रहे हैं उस पृष्ठ के पास, उस प्रिज्म के पास दो त्रिकोण है, दो त्रिकोणीय पृष्ठ है। और देखें एक एक, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं भाई, कलर बदल देता हूं। पहला एक देखें, ये डब्बे जैसा आयताकार, दूसरा इसके पीछे होगा आयताकार, तीसरा ये आधार आयताकार। तो किसी प्रिज्म में, किसी भी सामान्य प्रिज्म में, हम जो प्रिज्म उपयोग करते हैं उस प्रिज्म में 5 पृष्ठ होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 5। 2 त्रिकोण के शेप के होते हैं और जो हमारे क्या कहते हैं 3 जो होते हैं वो आयताकार आकार के होते हैं। भाई अब प्रिज्म के बारे में पढ़ क्यों रहा है? प्रिज्म के बारे में पढ़ क्यों रहा है? क्योंकि प्रिज्म बेसिकली एक तरह का लेंस है जो लाइट रे को, जो प्रकाश किरण को मोड़ देगा। याद करो इस बात को, प्रकाश किरण का मोड़ना क्या कहलाता है? याद करें, प्रकाश किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश किरण का मुड़ना कहलाता है अपवर्तन। याद है, आपको पढ़ाया था मैंने, जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस स्थिति में वो अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, और लेंस से बहुत अच्छी तरह से होता है। इसलिए तो हमने लेंस के 2 प्रकार पढ़े थे, लेंस से बहुत अच्छी तरह से होता है, जब भी तो हमने लेंस के 2 प्रकार पढ़े थे। बोलो प्रिज्म समझ आया? प्रिज्म क्या होता है? अब बच्चे देखें, हर प्रिज्म का ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसे बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है बच्चे? आधार। जहां पर प्रिज्म भैया लेटे हुए, जहां पर प्रिज्म भैया क्या कर रहे हैं? आराम। और ये जो ऊपर होता है ना, इसे बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिज्म का कोण। सामान्यतः इसे ए से, ऐसा कोई नियम नहीं है, आप चाहो तो बी से भी कर सकते हो, सामान्यतः इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म कोण, और ये हो गया प्रिज्म का आधार, और ये हो गया हमारा पृष्ठ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पृष्ठ। पृष्ठ मतलब सरफेस। कितने सरफेस हो गए हमारे इस प्रिज्म में? 5 सरफेस हो गए। इस प्रिज्म में कितने सरफेस हो गए बच्चे? 5 सरफेस होंगे, 5 पृष्ठ होंगे। कौन कौन से? कमेंट में आंसर देके दो, कौन कौन से टाइप के होंगे सर? हमें नहीं पता, हमें तो पता है, ठीक है, आपको नहीं पता। तो भाई प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसे समझने के लिए आपको कुछ पुरानी बातें याद करना पड़ेगी। इसे समझने के लिए आपको कुछ पुरानी बातें अच्छी तरह से जानना पड़ेंगी। देखो बेटे ध्यान से, मान लो इस प्रिज्म में से एक प्रकाश किरण आती है, मान लो इस प्रिज्म में एक प्रकाश किरण आती है, मैं पीले कलर की ले रहा हूं, वही कलर दिख जाएगा आपको, इसलिए इस प्रिज्म में प्रकाश किरण आई, कौन से कलर की है? येलो कलर की। अब भाई हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये वायु से कांच में जा रही है। ये वायु से कहां जा रही है? कांच में। तो ये सीधी तो जाएगी नहीं। याद करो पुरानी बातें, जब भी कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुना। तो भाई मैं यहां पर इस सतह पर, इस प्रिज्म का अगर हम नाम रख दें ABC, तो इस सतह पर, कौन सी सतह पर भाई? इस AB सतह पर, इस आपतन बिंदु पर, AB सतह पर, इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब बनाऊं। अभिलंब कैसे? इस सतह के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री, इस सतह के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का कोण बनाऊं। तो भाई हम जानते हैं जब भी कोई प्रकाश किरण कहां से कहां जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है। तो ये प्रकाश किरण, तो ये अभिलंब की तरफ आ जाएगी। कहां जाएगी भाई? अभिलंब की तरफ। याद करो पुराने पाप, याद करो पहला चैप्टर, याद करो पहले मैंने बताया हुआ है कि जब भी कोई किरण सघन से, भाई लिख देता हूं और अच्छा लगेगा भाई, ये माध्यम कौन सा है? सघन। और ये माध्यम कौन सा है भाई? प्रिज्म। विरल, डेंसिटी ज्यादा है ना, डेंसिटी ज्यादा, तो सघन से कहां जा रही है? विरल। माफ कीजिएगा मैंने उल्टा लिख दिया, माफ कीजिए मैंने उल्टा लिख दिया कि भाई विरल माध्यम से कहां जा रही है? सघन माध्यम में। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु विरल माध्यम से कहां जाती है? सघन माध्यम में। तो इस स्थिति में वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। वो स्थिति में कहां झुक जाती है भाई? अभिलंब की ओर। अब ये प्रकाश किरण, इसको जाना चाहिए था कहां? सीधा। इसको जाना चाहिए था कहां? सीधा। पर ये सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि अब ये सघन से कहां आ रही है? अब ये सघन से कहां आएगी बच्चे? विरल में। सघन से कहां आएगी बच्चे? ये विरल में। कैसे? कांच से वापस कहां आ रही है? इस कांच से वापस कहां आ रही है भाई? अब ये कांच से वापस आ रही है कहां पर? वायु में। तो इस स्थिति में ये आपतित किरण, देखें ध्यान से, तो यहां पर हमने क्या बना दिया? एक लंब। यहां पर हमने क्या बना दिया बच्चे? एक लंब बना दिया। अब देखिए थोड़ा सा पतला कर दूं इसे मैं, ठीक। लंब किसके? सतह के सापेक्ष। लंब किसके भाई? सतह के सापेक्ष। अब देखें बेटे ध्यान से, तो इस स्थिति में ये प्रकाश किरण सीधी नहीं जाएगी। याद करो, जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो क्या हो जाता है बच्चे? वो अभिलंब से। तो ये प्रकाश किरण कहां हट गई भाई? अभिलंब से दूर। ये प्रकाश किरण कहां हट गई बच्चे? अभिलंब से थोड़ा सा दूर। ये लो भाई, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट गई। तो भाई मैंने प्रकाश किरण को ऐसा भेजा था,
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, तो इस जगह पर नॉर्मल नंबर 1, अभिलंब नंबर 1 और अभिलंब नंबर 2, तो इस जगह पर प्रकाश का अपवर्तन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश का माध्यम बदला, और जब भी माध्यम बदलता है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और ये प्रकाश किरण आगे बढ़ी, फिर दूसरी बार परिवर्तन हुआ, अब कहां से? सघन से विरल में आई। तो इन दोनों स्थिति में क्या होता है बच्चे? क्या होता है बच्चे? प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखें बच्चे, ध्यान से नामकरण करते हैं भाई, नामकरण करते हैं। इसका नाम रख दो ए, से इस पॉइंट का नाम रख दो बी, इस पॉइंट का नाम रख दो सी, और इस पॉइंट का नाम रख दो डी। भाई ऊपर, अब ऊपर हम एक एक बात समझते हैं। अब भाई ए बी क्या है? आंसर दीजिए। ए बी क्या है? और उसके बाद आंसर दीजिए। बी सी क्या है? उसके बाद आंसर दीजिए। सी डी क्या है? ए बी, बी सी और सी डी। ए डी है बच्चे, ए बी है आपतित किरण। कौन सी किरण है बच्चे? आपतित किरण। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया हुआ था कि जब प्रकाश किरण जो आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो प्रकाश किरण मुड़ गई उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। उसे कौन सी किरण बोलते हैं बच्चे? अपवर्तित किरण। भाई ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण, क्योंकि इसने अपने रास्ते को पलट दिया। अपने रास्ते को क्या कर दिया? इसने पलट दिया, और एक माध्यम से दूसरे वापस बाहर आ गई, तो इसे बोलते हैं निर्गत किरण। इसे क्या बोलते हैं बच्चे? निर्गत किरण। क्या बोलते हैं बच्चे? इसे निर्गत किरण। आओ भाई, आ गया होगा समझ, आ गया होगा समझ। अब बच्चे एक जानकारी के लिए, नॉलेज प्लस, अगर ये कोण आई है तो ये कोण क्या हो जाएगा भाई? ई। ठीक है, आई मतलब आपतन कोण, आई मतलब, और ई मतलब निर्गत कोण। तो याद रखना, किसी भी प्रिज्म के लिए आपतन कोण और निर्गत कोण का मान सदैव कैसा होता है? बराबर। आपतन कोण और निर्गत कोण का मान कैसा होता है? बराबर। इस स्थिति के लिए डायग्राम भाई इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूं, आप किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, सीजी बोर्ड के हो, एचपी बोर्ड के हो, जहां के भी हो, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट डायग्राम एक बार बना के जरूर देखना, एक बार ड्रॉ करके जरूर देखना बच्चे। आगे बढ़ते हैं भाई। अभी याद रखना बच्चे, प्रिज्म तो प्रकाश किरण को मोड़ तो देता ही है। प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश किरण को मोड़ तो देता ही है। लेकिन अगर इसी प्रिज्म में से, सुनना ध्यान से, अगर इसी प्रिज्म में से मैं एक तरफ से कौन से कलर की प्रकाश किरण दूं? सफेद कलर की। सुनना ध्यान से, सुनना मेरे शब्दों को ध्यान से सुना। हाँ भाई, जो सूरज से किरणें आती है ना, जो सन से किरणें आती है ना, वो कौन से कलर की होती है? सफेद कलर की। लेकिन हमें तो सर पीली दिखाई देती है, वो एक अलग बात है, हम पढ़ने वाले आगे, हमें पीली क्यों दिखाई देती है, नीली क्यों दिखाई देती है। सन से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है ना, वो कौन से कलर की होती है भाई? सफेद कलर की। तो भाई सफेद कलर है क्या? बेसिकली सफेद कलर 7 रंगों का मिक्सचर है। सफेद कलर 7 रंगों का मिक्सचर है, जिसे बोला जाता है विबग्योर। आपने पढ़ा होगा बेंजानी हपिनाल, बेंजानी हपिनाला, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। अब इसे देखे ध्यान से, तो जब भी किसी प्रिज्म में से हम सफेद रंग गुजारते हैं, क्या बोला? प्रिज्म में से सफेद रंग गुजारते हैं, तो ये प्रिज्म क्या करता है? इस सफेद रंग को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इस सफेद रंगों को क्या करता है भाई? 7 रंगों में विभक्त कर देता है। सबसे ऊपर होता है, देखो बच्चे नीला कलर शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, सबसे ऊपर होता है लाल कलर। सबसे ऊपर होता है लाल कलर। क्यों लाल कलर? क्योंकि लाल कलर ज्यादा आसानी से मुड़ता नहीं है, बहुत 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 जल्दी होता है, आसानी से मुड़ता नहीं है। और सबसे नीचे होता है पर्पल कलर। सबसे नीचे होता है भाई विबग्योर में वॉयलेट कलर। सबसे नीचे होता है बैंगनी कलर। ठीक है, तो भाई देखो ये प्रिज्म ने करा क्या? किसी भी श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर दिया। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर दिया। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण। क्या कहा जाता है बच्चे? प्रकाश का विक्षेपण। फिर से बोल रहा हूं, श्वेत प्रकाश को, सफेद रंग की लाइट को 7 रंगों में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है? विक्षेपण। अब आप सोचे हो कि सर मैंने तो 2 लाइट यहां पर 2 कलर दिखाए, एक दिखाया मैंने लाल और एक दिखाया बैंगनी। बच्चे सिर्फ इतने से हमें समझ आ जाएगा, और भी कलर होंगे यहां पर, नीचे से शुरू होते हुए ऊपर आए होंगे। अब बच्चे देखे ध्यान से, तो जब भी हम किसी प्रिज्म में से एक तरफ से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, तो दूसरी तरफ 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, जिस पट्टी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जिस पट्टी को क्या बोलते हैं बच्चे? स्पेक्ट्रम। तो किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश निकालो तो 7 रंगों की पट्टी। अब बच्चे जो लाल कलर होता है, जो लाल रंग होता है ना, वो कम मुड़ता है। ठीक है, लाल रंग जो होता है कम मुड़ता है। कारण क्या है भाई? कारण क्या है? तरंगदैर्ध्य। कारण क्या है? वेवलेंथ। भाई किसी भी प्रकाश का मुड़ना कहलाता है वेवलेंथ। किसी भी प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश में से रंगों का मुड़ना डिपेंड करता है पूरी तरह से वेवलेंथ पर। किस पर डिपेंड करता है? तरंगदैर्ध्य पर। तो भाई लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है ना, कम होती है। तरंगदैर्ध्य कहती है कम होती है, इसलिए वो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है। माफ कीजिएगा, उल्टा बोल दिया मैंने। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है इसलिए कम मुड़ता है, और बैंगनी रंग की
समझ गए होगे, आपको आ गया होगा भाई, है ना। तरंग दैर्ध्य को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं लैम्डा से रिप्रेजेंट किया होगा। बच्चे एक नया कॉन्सेप्ट में यहां पर ऐड कर रहा हूं, एक नई बात मैं आपको यहां पर ऐड कर रहा हूं। बच्चे देखें, आप यहां से देखते हैं बच्चे, आपतित अपवर्तित किरण और आपतित किरण और निर्गत किरण। तो सबसे पहले आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है ना, फिर से बोल रहा हूं बच्चे, दूसरा कलर उपयोग कर लें भाई, पतला करके इसे। भाई इस स्थिति में ये जो कोण बन रहा है ना, इसे बोला जाता है डेल। इसे क्या बोला जाता है बच्चे? डेल। और यही बताता है कि भाई हमारी जो आपतित किरण है और निर्गत किरण के बीच कोण कितना है। क्या बताता है? यही डेल बताता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कोण कितना है। याद रखेंगे ये सारी बातें भाई, इजी है, इजी। आप यकीन मानिए, एक बार दो बार इस लेक्चर को रिपीट करके देख लेना, मात्र 2 बार। आपको दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक पेन को और एक चीज और देख लेना, नहीं समझ लेना। देखते तो हम मूवी भी हैं, हम मूवी की बातें याद थोड़ी रखते, देख लेना नहीं समझ लेना भाई, अच्छी तरह से समझ लेना, पूरी बातों को जान लेना, पूरी बातों को पहचान लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे। अब देखिए बच्चे ध्यान से, किसी भी श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो इस स्थिति में 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है, दिखाई दे रही होगी आपको, 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई दे रही है, और इसे बोला जाता है स्पेक्ट्रम। इसे क्या बोला जाता है बच्चे? स्पेक्ट्रम। अंग्रेजी में इसकी सीरीज होती है विबग्योर, अंग्रेजी में इसकी सीरीज होती है विबग्योर। हिंदी में इसे बोला जाता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, हरा का हा ले लेते हैं बच्चे, और पीला, नारंगी ऑरेंज का, और रेड का लाल। तो भाई किसी भी प्रिज्म से 7 रंगों की जो सीरीज बनती है उसे याद करने का तरीका बेंजानी हपीनाला, बेंजानी हपीनाला ऐसे भी याद रखते हैं। और अंग्रेजी में अगर आप कंफर्टेबल हो विबग्योर याद करने के लिए तो बड़ा साधारण सा है, विबग्योर पढ़ लो भाई, 7 रंगों की सीरीज समझ आएगी। याद रखना, लाल रंग ऊपर की तरफ, लाल रंग ऊपर की तरफ, लाल रंग कहां पर? ऊपर की तरफ, और बैंगनी रंग कहां पर? नीचे की तरफ। लाल रंग ऊपर की तरफ, बैंगनी कलर कहां पर? नीचे की तरफ। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। अब यहां से श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, मतलब हमने यहां से सफेद रंग दिया ना, तो दूसरी तरफ भी क्या मिलना चाहिए? सफेद रंग। अब ये कैसे होगा? अब भाई सफेद रंग बनता कैसे है? सफेद रंग बनता है 7 रंगों से। अगर 7 रंगों को वापस मिला देंगे ना तो सफेद रंग मिल जाएगा। फिर से, सफेद रंग बनता कैसे? सफेद रंग बनता है 7 रंगों से। अगर हम 7 रंगों को वापस मिला देंगे ना तो वापस क्या मिल जाएगा? सफेद रंग। अब इस बात का प्रूफ आपको दिया जाता है यहां पे। तो भाई अगर मैं यहां से श्वेत प्रकाश गुजारता हूं, कौन सा प्रकाश गुजारा बच्चे? श्वेत प्रकाश। तो ये श्वेत प्रकाश क्या करेगा? श्वेत प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। सबसे ऊपर लाल रंग, ठीक, और उस सबसे नीचे हाँ बिल्कुल बैंगनी रंग, ठीक। आगे, अब ये जो 7 रंगों में से सबसे ऊपर वाला लाल रंग है ना, ये लाल रंग एंटर हुआ होगा दूसरे प्रिज्म में, लाल रंग एंटर हुआ होगा बच्चे दूसरे प्रिज्म में, थोड़ा ज्यादा आगे चला गया वो, तो ये लाल रंग इकट्ठा हुआ होगा दूसरे प्रिज्म में, और हमारा बैंगनी रंग है वो भी दूसरे प्रिज्म में एंटर हुआ होगा। फिर से प्रकाश का अपवर्तन हुआ होगा, फिर से प्रकाश मुड़ा होगा। तो भाई इस स्थिति में देखें ध्यान से, ये 7 रंग वापस एक बिंदु पर मिल गए। तो भाई हमें कौन सा प्रकाश करण मिल गया? सफेद। तो इस स्थिति में हम श्वेत रंग वर्णों का, श्वेत प्रकार के स्पेक्ट्रम को पुनर्योजन करने के लिए 2 प्रिज्म लेते हैं जिनके आधार को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। 2 प्रिज्म लेते हैं जिनके आधार को एक दूसरे के कैसे रखा जाता है? समांतर। भाई इसका प्रिज्म का आधार और इस प्रिज्म का बेस एक दूसरे को क्या रख दिया? समांतर, ठीक है। तो इस स्थिति में यहां से श्वेत प्रकाश जा रहा है तो दूसरी तरफ भी हमें कौन सा प्रकाश मिलेगा बच्चे? श्वेत प्रकाश। तो भाई टेंशन बहुत है, एग्जाम पास है, दिक्कतें बहुत हैं। इस दिक्कत को दूर करने के लिए फिजिक्स वाला ने आपके लिए एक यूट्यूब चैनल पर पूरी स्टोरी, पूरी कहानियां पूरे सिलेबस के तौर पर डाली हुई हैं। तो ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कंटिन्यू इसकी वीडियो को देखते रहें, क्योंकि बच्चे सिर्फ आपके लिए सारी तैयारियां की गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। आगे बच्चे, इंद्रधनुष का बनना एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा नजारा होता है जब इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त कि बारिश या फिर रुक जाए या फिर हल्की हल्की हो रही हो। पहली शर्त, या फिर बारिश रुक जाए या फिर हल्की हल्की हो रही है, पहली शर्त ये होती है। दूसरी शर्त है ना, बारिश रुक जाए या हल्की हल्की हो रही है, आसमान साफ भी होना चाहिए। दूसरी शर्त, आपको इंद्रधनुष तब दिखाई देगा जब सूरज आपकी पीठ की तरफ हो, तो सामने आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। फिर से, आसमान साफ हो या फिर बारिश हल्की हल्की हो रही हो, ठीक। बारिश के बाद की बात है ये, बारिश होकर खत्म हो जाए, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश की बूंदें प्रेजेंट हो, या फिर आसमान साफ हो। दूसरी स्थिति में
जो हमारा दूसरी स्थिति में हमारा जो सूर्य है, सूर्य पीछे की तरफ होना चाहिए। सूर्य कैसा होना चाहिए? पीठ की तरफ। तो इस स्थिति में आपको सामने क्या दिखाई देगा? इंद्रधनुष। ये दो स्थितियां अगर फॉलो नहीं होती है तो हमारा इंद्रधनुष नहीं बनता है बच्चे। इन दो स्थितियों को फॉलो होना तो बहुत जरूरी है। और जब ये स्थितियां फॉलो होती है ना, इस स्थिति में 7 रंगों की एक बहुत ही प्यारी सी पट्टी हमें दिखाई देती है। 7 रंगों की एक बहुत ही प्यारी सी पट्टी दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, इंद्र मतलब बारिश, धनुष मतलब धनुष का आकार। तो भाई बारिश के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा एक ऐसा इंद्र शेप, धनुष शेप का एक ऐसा डिजाइन 7 रंगों का बनता है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है, जिससे हम अक्सर देखना पसंद करते हैं। हमारी आंखों को बहुत सुकून देता है, हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति का बनाया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा नजारा होता है। तो भाई इसकी 2 शर्तें मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं, बनता कैसे? ये बनता कैसे, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इंद्रधनुष बन रहा है? तो इसके बनने का सिंपल सा कारण है। इसके बनने का सिंपल सा कारण है। कारण क्या है? इसके बनने का सिंपल सा कारण है कि बारिश बंद हो गई, बारिश खत्म हो गई। बारिश खत्म हो गई तो आसमान में से जो बारिश गिरी है ना, बादलों से जो बारिश गिरी है ना, उसकी जो एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में हल्की फुल्की बूंदे रह गई हैं। हल्की फुल्की बूंदे रह गई हैं, तो वो बूंदे क्या करेंगी? वो बूंदे काम करेंगी प्रिज्म की तरह। किसकी तरह काम करेंगी बच्चे? प्रिज्म की तरह। देखिए, एक बार मैंने अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, एक बार मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ, ताकि दोनों भाषाओं में आपको समझ आ जाए। एक बार अंग्रेजी में भी और एक बार हिंदी में भी। तो बच्चे देखें, जब सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कौन सा होता है? श्वेत प्रकाश। सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है, कौन से रंग की होती है बच्चे? श्वेत रंग की। तो जब सूर्य का प्रकाश किसी बूंद से टकराता है, तो इस स्थिति में वो पहली बार जब वो यहां से यहां एंटर हो रहा होता है, तो इस स्थिति में वो इस बिंदु पर 7 रंगों में विभक्त होना प्रारंभ कर देता है। तो इस बिंदु पर अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। और ये जो बूंदे हैं ना, ये बूंदे किसकी तरह कार्य करेंगी? ये बूंदे कार्य करेंगी प्रिज्म की तरह। और याद करो, अभी मैंने बताया हुआ, प्रिज्म में से अगर प्रकाश किरणें जाएंगी तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगी। तो भाई देखो, ये बूंदे 7 रंगों में गई। ये लो भाई, गई भाई। डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, मैं अपनी चित्रकारी में अदाकारी ज्यादा ना दिखाऊं भाई, ठीक है। अब अच्छे देखें, तो ये प्रकाश किरणें, ये श्वेत प्रकाश की किरणें लाल रंग और बैंगनी रंग में डिवाइड होने लगी। लाल रंग और बैंगनी रंग में डिवाइड होने लगी। और यहां पर एक बिंदु 2 पर आई, तो यहां पर परावर्तित हो गई। यहां पर ये पहले बिंदु से गई, पहले बिंदु पर अपवर्तित हुई, दूसरे बिंदु पर क्या हो गई? परावर्तित हो गई। फिर ये टकराकर वापस आई और यहां पर फिर अपवर्तित हो गई। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर प्रकाश की किरण का रास्ता मुड़ा है। और जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने रास्ते को मोड़ लेती है। और मोड़ने के साथ साथ यहां पर वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है। 7 रंगों में अपने आप को बांट भी रही है। और इस 7 रंगों की जो प्रकाश किरणें जा रही है ना, ये प्रकाश किरणें कहां पर आती हैं? दूसरे वाले सरफेस पर टकराती हैं और टकराने के बाद परावर्तित होकर वापस आ जाती है। परावर्तित होकर वापस आती हैं, तो इस जगह पर फिर से उसका अपवर्तन हो रहा है। और ये यहां पर आपको जो भी पर्सन देख रहा होता है, उसकी आंखों पर एक बहुत ही प्यारा सा नजारा बनता है, जिसे कहा जाता है इंद्रधनुष। इसके पीछे इंद्रधनुष बनता है, बहुत ही प्यारा सा नजारा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी थ्योरी आपको इजीली मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन, इंद्रधनुष को ध्यान से पढ़ लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। आपको अच्छी तरह से इसे समझना ही पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से जानना ही पड़ेगा। अब जब हम 12th क्लास में आएंगे ना, तो उसके प्रकार भी पढ़ेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक प्राइमरी रेनबो और द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो, हम वो आगे बढ़ेंगे। 12th क्लास की बातें हैं। अभी आपने इंद्रधनुष बनाना सीख लिया। एक बार अंग्रेजी में भी आपको डायग्राम मिलेगा और एक बार हिंदी में भी आपको डायग्राम मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे कलर को अभी भी अंग्रेजी में ही बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे रेड को लाल, जैसे वॉयलेट को बैंगनी। तो इसलिए मैंने इंग्लिश में भी इसको जोड़ दिया कि भाई कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, हमें पता होना चाहिए सारी बातें। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम बढ़ रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन की तरफ। अब हम बढ़ रहे हैं बच्चे कहां पर? वायुमंडलीय अपवर्तन की तरफ। बच्चे सुनना ध्यान से। अब ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है? ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है? अब बच्चे, मैंने कुछ देर पहले आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। और उसके रास्ते का मुड़ना पूरी तरह से निर्भर एक ही बात पर करता है। याद करो, उसके रास्ते का मुड़ना पूरी तरह से एक ही बात पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर, एक ही बात पर डिपेंड करता है, घनत्व पर, कि माध्यम का घनत्व कितना है। जैसे सघन, विरल, विरल सघन हमने पढ़ा हुआ था। तो भाई यहां पर भी हम पृथ्वी निवासी हैं। हमारे गोले का नाम है अर्थ, तो हम पृथ्वी निवासी हैं। हम पृथ्वी निवासी जैसे जैसे सतह से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, तो हवा का जो वायु का घनत्व होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब जो एयर की डेंसिटी है वो क्या होती जा रही है? कम। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं ना, एयर की डेंसिटी क्या होती जाती है? कम। मतलब एक बात पता चली कि हमारे वातावरण की जो वायु है ना, वो वायु का घनत्व
अलग अलग है। हमारी जो अर्थ सरफेस है, हमारी जो सतह है, उस पर घनत्व ज्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे ना, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, घनत्व की वैल्यू क्या होती जाती है, कम। समझते हैं भाई, यहां पर समझते हैं। तो जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप सतह से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हो, तो डेंसिटी मतलब घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है। डेंसिटी मतलब घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है। समझना बातें ध्यान से। अब भाई मान लिया कि हमारे सूरज दादा हैं, ये रहे हमारे सूरज दादा, ये रहे हमारे सूरज दादा, हंसते मुस्कुराते सूरज दादा। इन हंसते मुस्कुराते सूरज दादा से प्रकाश किरण आती है, हंसते मुस्कुराते सूरज दादा से प्रकाश किरण आती है। अब भाई ये आ तो रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, आती हुई आ तो रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन ये प्रकाश किरण भाई कहां से आ रही है, निर्वात से। निर्वात से कहां प्रवेश करी है, वायुमंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल का घनत्व अलग अलग होता है, घनत्व अलग अलग होता है, मतलब विरल से कहां, सघन में, या फिर सघन से या विरल में। हमें इतना याद रखना है कि इसका माध्यम परिवर्तित हो रहा है, माध्यम परिवर्तित हो रहा है, तो घनत्व भी तो परिवर्तित हो रहा है, और घनत्व परिवर्तित हो रहा है ना, तो इस वजह से ये प्रकाश किरणें अपने रास्ते से क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा मुड़ जाती हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। इस घटना को क्या कहा जाता है बच्चे, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब बच्चे एक बात अपन समझते हैं, एक बात अपन समझते हैं, शायद आगे है, नहीं है, शायद आगे है, नहीं है। मैं इसको यहां जोड़ देता हूं, आपको यहां पर एक बात समझाता हूं बच्चे, है ना, एक बात समझाता हूं। पहले एक देखूं मेरे पास ये चित्र है या नहीं, अगर दिख जाए तो मजा आ जाएगा भाई, अगर ये डायग्राम दिख जाए तो मजा आ जाएगा। देखो भाई डायग्राम, क्या यहाँ पर सन है, क्या यहाँ पर, अरे है भाई, लो भाई, एक हंसता मुस्कुराता, अरे दो आ गए भाई, एक हंसता मुस्कुराता सन मेरे पास है, देखा भाई सन। एक समझ बच्चे, एक्स्ट्रा चीज है आपके लिए, एक्स्ट्रा चीज है। इन सन से आपको एक प्रकाश किरण आती हुई दिख रही होगी, एक प्रकाश किरण आती हुई दिख रही होगी। बच्चे देखें, ये प्रकाश किरण सन से आ रही है, लेकिन हमारे माध्यम में प्रवेश करने पर ये मुड़ जाएगी, हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्या हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी। और जैसे ये मुड़ेगी ना, तो कोई व्यक्ति अपनी आंख के साथ उसे यहां से देख रहा होगा, अपनी आंख के साथ उसे क्या कर रहा होगा, यहां से देख रहा होगा। तो भाई साहब, ये जो है ना सन है ना, उसे अपनी वास्तविक स्थिति पर नहीं दिखाई देगा, उससे अपनी वास्तविक स्थिति पर दिखाई नहीं देगा, उससे अपनी स्थिति से थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। मतलब जहां पर सन है ना, ये इसकी वास्तविक स्थिति है और ये इसकी आभासी स्थिति है। पता है इसके दिखने का कारण क्या है, इसके दिखने का कारण है वायुमंडल में जब प्रकाश एंटर होता है ना, जब लाइट एंटर होती है तो अपने रास्ते से भटक जाता है, और हमारी आंखों में जिस दिशा से प्रकाश एंटर होगा उसी दिशा में हमें वस्तु दिखाई देगी। तो ये जो सन है ना, सूरज है ना, हमें यहां पर दिखाई देता है। तो हमें कोई भी कभी भी सन जो होता है ना, कभी भी सूर्य जो होता है ना, वो हमें उसकी वास्तविक स्थिति में दिखाई नहीं देता, वो हमेशा हमें कैसी स्थिति में दिखाई देता है, आभासी स्थिति में। इसका कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका कारण क्या है बच्चे, वायुमंडलीय अपवर्तन। जैसे तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। ठीक है बच्चे, क्लियर, कोई दिक्कत। ये एग्जाम्पल समझाया बच्चे मैंने। ये होती है वास्तविक स्थिति, ये होती है आभासी स्थिति। तो हमें कौन सी स्थिति दिखाई देती है, आभासी स्थिति। इसी वजह से सूर्योदय, इसी वजह से जो सूरज उग जाता है ना भाई, 2 मिनट पहले ही आ जाता है। सूरज आने के पहले हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। सूरज जब आता है ना, करीबन 1 मिनट 58 सेकंड से लेकर 2 मिनट के बीच पहले ही हमें दिखाई देने लगता है। और जब सूरज डूबता है ना, सूरज डूबता है ना, तो डूबने के बाद भी हमें दिखाई देता रहता है। लगभग 2 मिनट का अंतराल होता है हमें वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति के दिखाई देने के अंतर, है ना बच्चे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि भाई सूरज अपनी वास्तविक स्थिति पर दिखाई क्यों नहीं देता। इसका उत्तर ये होगा कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें भाई वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण थोड़ी सी मुड़ जाती हैं, और उस वजह से हमारी नेत्र पर पड़ने वाले प्रकाश के सापेक्ष हमें उस सूर्य की स्थिति दिखाई देती है। और सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है, आभासी। तो सूर्य यहां रखा हुआ, लेकिन दिखाई हमें यहां देगा। बोलो चमका, बोलो क्लियर, बोलो आया समझ। याद रखेंगे इन सारी बातों को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं। आपको बड़ा प्यारा सा नजारा देखता होगा, रात में अक्सर आसमान की तरफ देखते होंगे तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते होंगे। क्यों, सोचा कभी। इसका कारण भी है वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो जैसे यहां पर देखो, दिख रहा है ना आपको वायुमंडलीय अपवर्तन, यहां भी क्या हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसकी वजह से तारे आपको कैसे दिखाई देंगे, टिमटिमाते हुए। देखें ध्यान से। अब भाई फिर से देखूं मैं, तारा है यहाँ, तारा है, तारा 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 तारा, अरे है भाई तारा। ये लो भाई एक तारा है, ये लो भाई एक तारा लगा दिया मैंने। इस तारा सिंह से एक लाइट रे आती है, एक लाइट रे आई। अब सुनना बच्चे, शब्दों को ध्यान से सुनना। तो ये लाइट रे थोड़ा सा मुड़ जाएगी, लाइट रे थोड़ा सा मुड़ जाएगी, सुना ध्यान। अब हमारी जो पृथ्वी है ना, वो गोल गोल घूमती रहती है, हमारी जो पृथ्वी है ना, वो गोल गोल घूमती रहती है, और तारा हमें बहुत छोटा सा दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी गोल गोल घूमती रहती है, तो निरंतर
हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, तो निरंतर जो वायुमंडल है ना उसकी जो घनत्व में निरंतर परिवर्तित होता है। तो ये प्रकाश किरण कभी ऐसी मुड़ जाती है, कभी ऐसी मुड़ जाती है, कभी ऐसी मुड़ जाती है। तो भाई अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ये जो तारा है ना ये हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमें तो वस्तु तब दिखाई देंगी जब वो हमारी आंखों पर प्रकाश किरण को समाहित करेंगी। हम इस तारे को देख पा रहे हैं क्योंकि इस तारे से प्रकाश किरण आ रही है, हमारी आंखों पर प्रतिबिंब बना रही है। अब ये जो प्रकाश किरण है कभी यहां से आती है, कभी यहां से आती है, कभी यहां से आती है। तो भाई प्रकाश से आने वाली जो किरण है, तारे से आने वाली जो किरण है, वो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से अपने मार्ग को बदलती रहती है, अपने मार्ग को बदलती रहती है। जब वो मार्ग को बदलती रहती है ना, तो जब वो हमारी आंखों पर पड़ती है तो प्रतिबिंब दिखाई देता है, जब वो हमारी आंखों से हट जाती है तो प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। हमारी आंखों पर आ जाती है तो प्रतिबिंब दिखाई देता है, हमारी आंखों से हट जाती है तो प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, जिस वजह से हमें ऐसा आभास होता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि तारे क्या कर रहे हैं बच्चे, टिमटिमा रहे हैं। दूसरे कलर का उपयोग कर देता हूं, आपको मिलेंगे ये नोट्स तो अच्छे लगेंगे। ठीक है बच्चे, तो तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे के टिमटिमाने का कारण ये लो, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है भाई तारे के टिमटिमाने का कारण? वायुमंडलीय। अब भाई सूरज अपनी स्थिति पे दिखाई नहीं दे रहा, क्या वजह है? बिल्कुल आप बोलकर बताओ, अपने मन में बोलो, आपको आवाज आना चाहिए। सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा, कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे टिमटिमा रहे हैं, कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। भाई आया? भाई आ गया होगा, आ गया होगा। अब आगे बच्चे, तारे की आभासी स्थिति और वास्तविक, ये आ गया आपको, ये आ गया आपको, ये चमक गया, ये समझ आ गया। ये लो भाई, तारा, तारा सिंह आ गया है, तारा सिंह। तारा सिंह बस बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। तारे सिंह से प्रकाश किरण आई, तारा सिंह से क्या आई भाई? प्रकाश किरण। ये लो भाई प्रकाश किरण आई, आ गई सर प्रकाश किरण। अब ये तारा सिंह से जो प्रकाश किरण आई ना, वो प्रकाश किरण क्या हो गई? मुड़ गई, प्रकाश किरण आ गई। और ये तारा सिंह से जो प्रकाश किरण आना थी ना, वो किसी व्यक्ति की आंख, उल्टी आंख बन गई भाई, किसी व्यक्ति की आंख पर पड़ी। बहुत बड़ी आंख बना दी मैंने, किसी व्यक्ति की आंख पर पड़ी। ठीक है, अब भाई ये तारा सिंह से जो प्रकाश किरण आ रही है ना, हमें तो भाई जो प्रकाश किरण दिख जा रही है उसकी स्थिति में ही वो दिखाई देगा। तो तारा यहां पर रखा हुआ है लेकिन हमें सितारा बनकर यहां दिखाई देगा। तारा रखा यहां हुआ है लेकिन हमें दिखाई यहां देगा। तो ये है हमारी तारे की वास्तविक स्थिति। तारे की कौन सी स्थिति है भाई? ये है वास्तविक स्थिति, ये लिखा हुआ ऊपर वास्तविक स्थिति। ठीक है, लेकिन हमें तारे का यहां पर आभास होता है, तो ये कौन सी स्थिति हो गई भाई? आभासी स्थिति। कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारा है यहां लेकिन प्रकाश किरण आ रही है, वायुमंडल की परतों के घनत्व में अंतर होने की वजह से अपने मार्ग से मुड़ जा रही है। तो हमारी आंखों में जिस दिशा के सापेक्ष पड़ेगी उसी दिशा के सापेक्ष हमें तारा दिखाई देगा। तो तारा जहां है ना, वहां हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो हमें अपनी जगह से दिखाई अलग जगह पर दे रहा है। जैसे हमें सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अपनी स्थिति पर दिखाई नहीं दे रहा है, कारण यही है, सेम है। आगे आगे भाई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक है इस क्लास का। ये टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक है क्लास का। इसके बाद वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। हमारे पास 2-3 और बातें हैं पढ़ने के लिए, पर इस बात को समझें, पर इस बात को समझें। टॉपिक है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चे समझे, प्रकाश, लाइट जब किसी वस्तु से टकराती है तो टकराकर फैल जाती है। फिर से, प्रकाश, लाइट जब किसी वस्तु से टकराती है तो टकराकर फैल जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकीर्णन। इस घटना को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। तो प्रकाश से, वस्तु से या फिर प्रकाश से आने वाली, किसी भी सूर्य से आने वाली किरणें जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो टकराकर वो फैल जाती हैं, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं वजह से? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश से आने वाली किसी भी, मान लो भाई ये रहा एक वस्तु, बहुत सारी प्रकाश किरणें आई, ये लो भाई आई प्रकाश किरणें, एक किरण टकराई और टकराकर फैल गई। टकराकर क्या हो गई बच्चे? फैल गई। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। तो भाई इसी की वजह से बहुत प्यारे प्यारे, इसी की वजह से बहुत प्यारे प्यारे फिनोमिना हमें दिखाई देते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही हमें बहुत प्यारे प्यारे फिनोमिना दिखाई देते हैं, जैसे कि आकाश का आकाश मतलब मेरा नहीं, आकाश का नीला रंग मतलब मेरा कलर नीला नहीं। अब गहरे समुद्र के जल का रंग, जैसे समुद्र के जल का रंग देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ, रक्ताभ मतलब लाल दिखाई देना, है ना, ब्लड जैसा दिखाई देना। और ऐसी अद्भुत घटनाएं होती है जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होती हैं। गिव मी अ सेकंड बेटा, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, गिव मी अ सेकंड। सॉरी, माफ कीजिएगा आपको कष्ट हुआ, माफ कीजिएगा आपको कष्ट हुआ। तो भाई बात कुछ ऐसी है
कि प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या? प्रकाश जब किसी बिंदु से, बहुत सारे हमारे वातावरण में बहुत सारे धूल के कण उपलब्ध हैं, बहुत सारे गैसीय कण बहुत सारे उपलब्ध हैं, इन सारे कणों से जब प्रकाश टकराता है ना तो विभक्त हो जाता है, बट जाता है। और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है प्रकाश की किरण के तरंगदैर्ध्य पर और उस कण के आकार पर। क्या बोला? ये पूरी तरह से निर्भर करता है प्रकाश के किरण के तरंगदैर्ध्य पर, वेवलेंथ पर, और डिपेंड करता है उस वस्तु के आकार पर। पूरा फिनोमिना उस पर है। अब जैसे आकाश का रंग, आकाश मतलब मैं नहीं, आकाश मतलब आसमान, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? कारण समझते हैं भाई, कारण समझते हैं हम भाई। ये रहा सन, ये रहा सन। सन को क्या पता मुझे तो सातों रंग भेजना है? सन को क्या पता कि मुझे नीला भेजना है, पीला भेजना है, हरा? ये तो बोलेगा भाई मैं तो सातों रंग भेजूंगा। और सातों रंग कौन से रंग में आएंगे? 7 रंग में। 7 रंग कौन से रंग में आएंगे भाई? सफेद रंग में। तो जैसे ही सफेद रंग वातावरण की ऊपरी सतह से टकराता है, हमारे वायुमंडल की ऊपरी सतह से टकराता है, तो इस स्थिति में सबसे ज्यादा कौन सा रंग मुड़ेगा? सबसे ज्यादा रंग मुड़ेगा नीला रंग। तो भाई इसमें से नीला रंग मुड़ जाता है, नीला रंग मुड़कर चारों तरफ फैल जाता है, नीला रंग मुड़कर चारों तरफ फैल जाता है। तो हम जैसे ही नीचे से ऊपर देखते हैं तो ऊपर तो चारों तरफ नीला रंग मुड़कर फैल गया, तो हमें नीचे से ऊपर आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? सफेद। और इस घटना को यहां के कणों से टकराकर प्रकाश के बट जाने को, क्या बोला मैंने भाई? प्रकाश का किसी कण से टकराकर बट जाने की घटना को क्या कहते हैं? याद करो, इस घटना को क्या कहते हैं? याद करो, याद करो, याद करो। याद आया? आ गया होगा। इस घटना को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णन। बहुत ज्यादा होश-पोश हो गया, रफ कर दूं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। इस घटना को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो भाई, तो भाई सूर्य से आने वाली जो श्वेत रंग की प्रकाश किरणें होती हैं वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। 7 रंगों में क्या हो जाती हैं? विभक्त हो जाती हैं। और सिर्फ ऊपरी हिस्से में जो कण होते हैं ना वो नीले रंग की प्रकाश किरण के तरंगदैर्ध्य के आकार के होते हैं, तो वो टकराकर फैल जाती है, वो टकराकर नीले रंग को फैला देती है। तो हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमें तो नीला ही दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर कौन सा रंग है भाई? नीला। आगे हमें ये आकाश नहीं, इसको बदलना पड़ेगा, प्रश्न को बदलना पड़ेगा भाई। बादल है यहाँ, इसके बाद भी बादल है क्या? नहीं, ये तो अंतिम है भाई। यहां पर बादल, इसको हटा दो, बादल, ये आकाश को हटा दो, हर जगह आकाश आ जाता है। बादल का रंग सफेद क्यों होता है? बादल का रंग सफेद क्यों होता है? इसका कारण अब आप बता दोगे, इसका कारण? क्योंकि इसका कारण यह है कि सन से आ रही हैं 7 रंगें। देखो भाई, हम बादल का, मैं डायग्राम बनाता हूं भाई, बहुत अच्छी चित्र बनाता हूं मैं, बहुत अच्छी डायग्राम है। देखो ये मैंने बनाया बच्चे, एक बादल बनाया, बादल, इस बादल के पास एक बहुत प्यारा सा सूरज उठाकर लाऊं मैं, इस बादल के पास एक सन है, इस बादल के पास ये रहा एक सन, ठीक है। इस सन से कौन से रंग की प्रकाश किरण आ रही होगी? याद करिए, याद करिए, याद करिए, कौन से रंग की आ रही होंगी? सफेद रंग की, क्योंकि सफेद में कितने रंग हैं? 7। तो ये बादल जो होता है बहुत बड़ा होता है, बादल जो होता है बहुत बड़ा होता है, और बहुत बड़ा होने की वजह से ये 7 रंगों को भेज देता है। कितने रंगों को भेज देता है? 7 रंगों। और 7 रंगों को भेज देगा तो हमारी आंखों में 7 रंग पड़ेंगे, और जब भी 7 रंग साथ में पड़ेंगे तो हमें कौन सा रंग दिखाई देगा? सफेद रंग। तो बच्चे ऑलमोस्ट हमारा डन है। हाँ बच्चों डन है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है बच्चों। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट ओपी कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट और सारे ओपी कॉन्सेप्ट को मिला दिया, आपको पढ़ा दिया, आपको समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं आपको सारी बातें समझ आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो बच्चे इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम करेंगे वन शॉट एक चैप्टर को कवर। बच्चे कम से कम 2 बार देखना, कम से कम 2 बार देखना, सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। नहीं आए तो कमेंट करके बताना, फिर से बताया जाएगा। नहीं आए तो कमेंट करके बताना, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय मेरे बच्चों, बाय बाय।